आज रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी मेहनत और इंतजार रंग लाई थी। घर सजा हुआ था। मेहमान कितने आए थे कितने नहीं, इससे रिया को कोई लेना देना नहीं था। उसके लिए बस यही बात मायने रखती थी कि उसने जो चाहा वो आखिरकार अब उसका होने वाला था। प्रभाकरण भी खुश था। आज रिया वेड्स गौतम का दिन था। गौतम के लिए ये फैसला करना मुश्किल था कि उसे इस वक्त खुश होना है या दुखी। जिंदगी में वो पल होता है जब उसको अपनी खुशी से ज्यादा सही क्या है ये देखना होता है। गौतम को इस वक्त यही एहसास हो रहा था। आखिर रिया के साथ रहने के बाद भी वो उसे कानूनन पत्नी बना नहीं सका था। ये बोझ तो उसे उतारना ही था। लता देवी भी खुश थी। गौतम अपने मन की दशा नहीं बता सकता था, इसलिए एक औपचारिक मुस्कान लिए शादी के लिए तैयार होता रहा। उसे कायदे से आज खुश तो होना चाहिए था, लेकिन वो पता नहीं क्यों उतनी खुशी महसूस नहीं कर पा रहा था। इन सब का कारण शायद अंजलि और उसके साथ हुए इतने सारे इवेंट्स थे। इसने उसकी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। उम्मीदें जागी थी, दिल में फिर से पुरानी भावनाएं मचली थी और दिल टूटा था। धोखे के एहसास और नफरत की भावना ने भी उसे घेरा था। रिया को वैसे तो मेहमानों से सच में कोई मतलब नहीं था। वो आते उस दुल्हन के जोड़े में उसकी खूबसूरती की तारीफ कर जाते, लेकिन एक इंसान ऐसी थी जिसके आने का उसे बेसब्री से इंतजार था, और वो थी अंजलि। शादी का समय हुआ जा रहा था और उसी समय रिया देखती है कि उसके कमरे के सामने मुख्य दरवाजे पर खड़ी है अंजलि। रिया उसके पास जाती है और कहती है, अरे दीदी, आ गई तुम। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगी। अंजलि को रिया बैठने को कहती है, लेकिन अंजलि नहीं बैठती। वो बस हाथ बांध कर खड़ी रहती है। उसने रिया का पहना शादी का लहंगा पहचान लिया था, क्योंकि अंजलि ने भी अपनी शादी में वही लहंगा पहना था। रिया उसके सामने ठाट से बैठकर घमंड में कहती है, देखो दीदी, अगर किसी को चाहने की जिद जिंदा रहे और मेहनत करो तो वो चीज मिल ही जाती है। धोखे को मेहनत का नाम देकर मेहनत करने वाले लोगों का मजाक मत उड़ाओ। अंजलि उसे ताना कसती है, लेकिन रिया के भाव एक पल को भी नहीं दिखते। वो उसी मुस्कान के साथ कहती है, अब तुम जो भी समझो या कहो, मैं वैसे भी आज खुश हूँ। तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगी। अंजलि के मन में रिया का ये अवतार देख महीनों सालों से एक सवाल पैदा होता रहा। आज वो पूछी बैठती है। वो कहती है, एक सवाल पूछो रिया। पूछो पूछो, आज मैं बहुत बढ़िया मूड में हूँ। रिया बड़े ही जोश में कहती है। अंजलि पूछती है, हम दोनों सगी बहनें हैं, साथ खेली, साथ पढ़ी और साथ बड़ी हुई। हमारी तो कभी कुछ लड़ाई भी नहीं हुई। ना मैंने कभी तुम्हारा कुछ पूरा किया, फिर मेरे लिए तुम्हारे अंदर इतनी नफरत क्यों? अंजलि के इतना कहते ही रिया के चेहरे की मुस्कुराहट उसका साथ छोड़ देती है। वो गंभीर हो जाती है। अंजलि के पास आकर आंखों में आंखें डालती है। साफ दिखाई दे रहा था रिया की आंखों में सालों पुराना कोई दर्द उभर आया है। वो कहती है, बचपन से दीदी, मैं तुम्हारी छत्र छाया में जीती रही, तुम्हारी महानता के तले पलती रही। कभी मुझे वो सब कुछ नहीं मिला जो तुमको मिल जाया करता था। अंजलि को समझ में नहीं आता कि रिया क्या बात कर रही है। वो कहती है, सब तो तुम्हारा ही था, किसी ने फर्क नहीं किया हमें। फर्क क्यों नहीं किया? बिल्कुल किया है, रिया कहती है। उसका स्वर रूखा हो चुका है। तारीफें तुम्हें मिली है, मुंह पर और पीठ पीछे बुराई मेरे हिस्से में आती थी। इज्जत तुमको बख्शी जाती थी और बेइज्जती का जहर मुझे पीना पड़ता था। हर अच्छी चीज का श्रेय तुमको जाता था, लेकिन बुरी चीजों को मेरे मत्थे मढ़ा जाता था। रिया अपने बचपन के ट्रॉमा को बयां करती जाती है। फिर मैंने फैसला किया कि मुझे वो हर चीज चाहिए जो मुझे पसंद है, और गलती से घर वालों ने दीदी को दे दी। अब और अपने मन को नहीं मारूंगी, चाहे कुछ भी हो, दीदी से नहीं हारूंगी। और अब देखो, तुम्हारा पति, तुम्हारा परिवार, सब जीत लिया मैंने। यहाँ तक कि वो इज्जत भी जो तुमको मिलनी चाहिए थी वो अब मेरी है। ऐसा कहते हुए रिया की आंखों में शैतानियत की अलग ही चमक दिखाई देने लगती है। अंजलि भी इस रूप को देखकर हैरान रह जाती है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि रिया के मन में उसके लिए इतना ज्यादा जहर भरा हुआ था। और रिया ये बोलते हुए चली जाती है। अंजलि के दिमाग में रिया की बातें ही घूम रही होती हैं। वो बाहर चेयर पर बैठे कई लोगों के बीच खाली चेयर पर आकर बैठ जाती है। मन में कहती है, इतना ज्यादा बुरा सोचती थी रिया मेरे बारे में, और मैं हमेशा बस बहन मानकर सब कुछ इग्नोर करती रही।
तभी अंजलि को पीछे से हाथ में एक इंजेक्शन की सुई आकर चुभती है। उसके मुंह से आउच निकलता है। उसे लगता है जैसे किसी ने पीछे से उसे कुछ चुभाया है, लेकिन जैसे ही वो पीछे पलट कर देखती है तो उसे कोई ऐसा नहीं दिखता। उसे लगता है कि ऐसे ही कुछ मच्छर काट लिया होगा। जब दर्द वाली जगह पर अपने हाथ को मसलने लगती है तो देखती है कि उसके हाथ में से तो खून निकलने लग जाता है। वो पर्स से अपना रुमाल निकालती है और ब्लड साफ करती है। वो मन में सोचती है, क्या किस्मत है मेरी, जरा सी चोट लगी नहीं कि ब्लड आने लग गया। इस जयपुर में मैं और ज्यादा नहीं रह सकती, बस मेरे दोनों बच्चे मिल जाए मुझे। अचानक उसे याद आता है कि उसने वंश को यही बैठने को कहा था, लेकिन वो किसी भी चेयर पर नहीं है। वंश विवान को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। विवान भी उसे ही ढूंढ रहा था। वंश कहता है, डोरेमोन, अच्छा हुआ तुम मिल गए। विवान ने शादी के कपड़े पहने हुए हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं दिखता है। यार, ये क्या हो रहा है? विवान मुंह लटकाए कहता है। वंश भी उसी लहजे में जवाब देता है, मैं क्या ही कहूँ इसमें, हम तो बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। दोनों के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि वो दोनों किसके पास जाएंगे। वंश ने बात सुनी हुई होती है, उस हिसाब से वो दोनों अंजलि मम्मा के पास जाने वाले थे, लेकिन विवान के अनुसार वो दोनों गौतम के पास जाने वाले थे। ये भी रहस्य बना हुआ था क्योंकि रिया ने स्वाभाविक तौर पर ये गुप्त समझौता गौतम को नहीं बताया था। यार, लेकिन मुझे तो मम्मा के साथ रहना है, वंश कहता है तो विवान भी बोलता है, रहना तो मैं भी पापा के साथ चाहता हूँ, लेकिन देखो ना, कोई हमसे तो कुछ पूछने ही नहीं आता, जैसे हमारा कोई मन नहीं। अरे, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, शादी शुरू हो रही है, लता देवी उन दोनों को कहती है। लता देवी भी नए कपड़े पहने हुए फब रही है और खुश है। अब तो शादी हो जाने के बाद ही समझ आएगा, चलो, विवान कहता है और दोनों मंडप की तरफ जाते हैं। शादी की रस्में शुरू होती हैं। स्वास्तिका भी आई हुई होती है। अंजलि शादी के मंडप के पास दोनों बच्चों को देख राहत की सांस लेती है, जिन्हें वो काफी समय से ढूंढ रही थी। वो उन दोनों के पास ही आकर बैठ जाती है। लता देवी जब ये देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस समय वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो शांत ही रहती है। शादी की रस्में पूरी होती जाती हैं। अंजलि का मन हर रस्म के पूरा होने के साथ साथ भारी होता जाता है। काफी सारी यादें ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में आती रहती है। पंडित के कहने पर गौतम रिया को मंगलसूत्र पहनाता है, फिर उसकी मांग भरता है। अंजलि से और देर तक ठहरा नहीं जाता। वो दोनों बच्चों के हाथ पकड़कर खड़ी होती है और इससे पहले कि पंडित अगली रस्म शुरू करता, वो रिया के सामने आ खड़ी होती है। तुम्हारी शादी हो गई, अब मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर जा रही हूँ, अंजलि रिया से कहती है। गौतम और लता देवी चौंक जाते हैं। अभी शादी पूरी नहीं हुई है दीदी, हमारे फेरे बचे हैं। इतनी देर तक रुकी गई हो तो फेरों को भी पूरा होने दो, जल्दी क्या है, रिया कहती है। गौतम चेहरे पर सवाल लिए उसे देखता रह जाता है। पंडित उनको फेरों के लिए खड़े होने को कहता है। इधर रिया और गौतम फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। उधर अंजलि को अजीब सा लगने लगता है। उसका सिर भारी सा होने लगता है, थोड़े थोड़े चक्कर आने लगते हैं। लगातार चक्कर आने की वजह से अंजलि लड़खड़ाने लगती है। अंजलि के सामने के दृश्य धुंधले पड़ने लगते हैं। उसके हाथ कांपते हैं, वो लड़खड़ाती है और फेरे ले रहे गौतम की बाहों में जाकर गिर जाती है और ऐसी बेहोश होती है कि ना मुंह पर पानी छिड़कने से उठती है और ना ही बहुत बार चिल्लाकर उठाने पर। गौतम को लगता है कि मामला कुछ सीरियस है। वो बिना एक भी सेकंड की देरी की अंजलि को तुरंत उठाता है और अपनी कार की तरफ दौड़ता है। अंजलि को उसमें बिठाता है, स्वास्तिका भी बैठती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अचानक ये क्या हो गया था? सब कुछ तो सही जा रहा था, फेरे भरी तो लेने थे, तो अब क्या हो गया था? मंडप में खड़ी रिया के दिमाग में ऐसे कई सारे सवाल बम के धमाकों की तरह फूटे जा रहे होते हैं। वो उस पल को ठगा सा महसूस कर रही होती है। एक ही पल में सब कुछ उलट पलट गया था। कहाँ उसे गौतम के साथ होना था और कहाँ वही गौतम उसकी सबसे बड़ी दुश्मन को अस्पताल ले गया था। लता देवी उसके पास आती है और उसे अंदर ले जाने को होती है। नहीं, कमरे में नहीं, हम भी हॉस्पिटल चलेंगे मम्मी जी, रिया बहुत गुस्से में कहती है। अस्पताल में बहुत टेंशन का माहौल रहता है। सभी बहुत चिंता में थे। महालक्ष्मी देवी ने दोनों बच्चों को संभाला हुआ है। स्वास्तिका चिंता में इधर उधर टहलती है। गौतम दीवार से टिका हुआ खड़ा है, जिसके अंदर अभी क्या उथल पुथल मची हुई है ये कोई नहीं जानता। डॉक्टर कुछ देर बाद बाहर आता है।
सभी के शांत शरीर तुरंत हरकत में आ जाते हैं। उनकी बेचैनी का जवाब जानने के लिए सभी डॉक्टर की तरफ उम्मीद लगाए देखते हैं। गौतम सबसे आगे होता है और डॉक्टर से पूछता है, क्या बात है डॉक्टर, वो ठीक तो है ना, क्या हुआ है उसे? गौतम की चिंता साफ साफ दिखाई देती है। डॉक्टर बहुत कंफ्यूज सा दिखाई पड़ता है और उसी लहजे में जवाब देता है, वो अभी तो खतरे से बाहर है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ये कहता है वैसे ही स्वास्तिका और महालक्ष्मी देवी भी डॉक्टर के पास आ जाते हैं। लेकिन महालक्ष्मी देवी पूछ पड़ती है। डॉक्टर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, नॉर्मली बीपी या वीकनेस की वजह से कोई ऐसे अचानक बेहोश होता है, लेकिन इनके केस में तो दोनों ही बातें नहीं है, ये कुछ और है। बेहोश होने के पहले कुछ हुआ था क्या इनके साथ? कुछ ऐसा खाने में आया या कुछ पीने में आया हो या कुछ भी जो बॉडी में गया हो। महालक्ष्मी और स्वास्तिका सब गर्दन ना में हिलाकर मना करते हैं। 3 ग्लूकोन पावर इंजेक्शंस लगाने के बाद उनकी बॉडी में मूवमेंट आया है। भगवान करे सब सही हो, लेकिन झूठी सांत्वना नहीं दूंगा, लेकिन मुझे इनकी बॉडी में कुछ सीरियस नजर आ रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। अंजलि की बीमारी के सिम्टम्स कोई जानी पहचानी बीमारी की तरफ पॉइंट नहीं करती। लेट्स वेट फॉर द ब्लड टेस्ट। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। और बहन अंजलि के हॉस्पिटल में सीरियस हालत जानकर गौतम डॉक्टर के केबिन में पहुंच गया। देखिए मिस्टर गौतम, इस वक्त तो मैं भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता चल पा रहा है एग्जैक्टली क्या है। मैंने ब्लड सैंपल ले लिए हैं, उसके रिजल्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। डॉक्टर अपने केबिन में गौतम से बात करते हुए कहता है, स्वास्तिका, महालक्ष्मी देवी और आप सब चिंता में लग रहे हैं। अभी के लिए कुछ दवाइयों का नाम दे रहा हूँ, ये लेते आइए। अपनी बात कहकर दवाई की पर्ची गौतम की ओर आगे बढ़ाता है और डॉक्टर केबिन से उठकर बाहर जाता है। वो तीनों भी केबिन से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही गौतम देखता है कि रिया और लता देवी उसी की तरफ आ रहे हैं। गौतम वहीं रुक जाता है। स्वास्तिका समझ जाती है तो वो पर्ची गौतम के हाथ से लेते हुए कहती है, मैं ले आती हूँ। और वो मेडिकल स्टोर की ओर बढ़ती है। गौतम के पास पहुंचकर रिया फौरन पूछती है, क्या हुआ दीदी को, वो ठीक तो है? रिया अपने अंदर के गुस्से को दबाकर एक झूठी चिंता चेहरे पर लाकर कहती है, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, ब्लड टेस्ट के बाद ही बता पाएंगे। उनका कहना है कि शायद कमजोरी की वजह से है, तुम चाहो तो अंदर जाकर देख सकती हो। गौतम अंजलि के कमरे की तरफ इशारा करता है। रिया सर हिलाते हुए उसके वार्ड की तरफ जाती है। अंदर पहुंचकर देखती है कि उसकी माँ महालक्ष्मी देवी और दोनों बच्चे उसके पास बैठे हैं। माँ उससे कोई बात नहीं करती। रिया भी अपना नाटक उनके सामने नहीं करती, लेकिन गौतम के उसी कमरे में होने की वजह से वो अपनी चिंता जरूर व्यक्त करती है। वो अंजलि के पास जाकर बैठती है, जो अभी भी नींद में आराम कर रही है। आखिर चुड़ैल ही निकली तुम, हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी शादी जरूर खराब कर दी। कोई और दिन नहीं मिला था गिरने को। रिया के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो मन में ये सब सोच रही होगी। लता देवी भी एक नजर मार लेती है, लेकिन उन्हें अंजलि की हालत से कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा होता है। अंजलि की हालत का जायजा लेने के बाद दोनों औरतें कमरे से बाहर आती हैं। रिया गौतम को भी बाहर लाती है। अब चलो, रिया गौतम से कहती है। लता देवी आगे बढ़ चुकी हैं। कहाँ? गौतम कहता है, अपने घर। और कहाँ? रिया कहती है, जल्दी क्या है, अभी तुम्हारी बहन की हालत तो देखो। गौतम कहता है तो रिया गुस्सा हो जाती है। और क्या देखना है गौतम, डॉक्टर ने बताया ना कि चिंता की कोई बात नहीं है। अब चलो, वो ठीक हो जाएगी। आज हमारी सुहागरात है, जानते हो ना। गौतम इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। तुम्हारी सगी बहन यहाँ बिस्तर पर लेटी है और तुम्हें सुहागरात की पड़ी है रिया। गौतम चिढ़ने लगता है और आगे कहता है, तुम भी कमाल हो, जरा हालात तो देखो। इतना सुनते ही रिया के चेहरे का नक्शा बदल जाता है। लता देवी कहती है, लेकिन तुम्हारे तो फेरे ही 6 हुए थे ना, अभी 7 फेरे कहाँ हुए हैं? तभी गौतम कहता है, माँ, यहाँ एक लड़की इतनी ज्यादा सीरियस है,
हम शादी के बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है? तो रुको यही। पत्नी तो तुम्हारी अंजलि है ना? मैं तो कुछ हुई नहीं। रिया गुस्से में ये कहते हुए निकल जाती है। गौतम अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। वो दुविधा में दिखाई देता है। इधर रिया की मुलाकात दवाई लेकर आती स्वास्तिका से होती है। वो उसे बीच में ही रोकती है। अपने पर्स से वो पेपर निकाल कर देती है जिसमें गौतम की सिग्नेचर है कि दोनों बच्चों की कस्टडी गौतम अंजलि को सौंप रहा है। वो मानता है कि अंजलि ही दोनों बच्चों की रियल मदर है। ये लो पेपर्स बच्चों की कस्टडी के। अब इसे लो और निकलो शहर से। अंजलि को बोल देना कि गौतम को पूरी तरह से छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाए। मैं बच्चे को छोड़ सकती हूँ लेकिन गौतम को नहीं। बोलकर वो निकल जाती है। स्वास्तिका से जाते देखती है फिर पेपर को। इधर गौतम भी घर जाने का फैसला कर लेता है। वो विवान को बाहर लाता है और उसे संग चलने के लिए मनाता है। विवान ने अपनी इतनी समय मिली बात माँ को इस हालत में पहली बार देखा था। उसका मासूम मन अपनी माँ को छोड़कर जाने का इस वक्त कतई नहीं हो रहा था। उसी समय स्वास्तिका भी सामने आ खड़ी होती है। तुम इसे नहीं ले जा सकते गौतम। दोनों बच्चों की कस्टडी अब अंजलि की है। ये सुनते ही गौतम को झटका लगता है। वो चिढ़ते हुए खड़ा होता है और कहता है, क्या बकवास है ये? इस पर स्वास्तिका वही कागजात उसे दिखाती है जिसमें खुद गौतम की दस्तखत है। ये देखो, ये तुमने ही किया है ना? भूल गए क्या? गौतम उस दस्तखत को ध्यान से देखता है और पहचान जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये किसने किसने दिया तुम्हें? स्वास्तिका पेपर वापस लेते हुए जवाब देती है, तुम्हारी पत्नी रिया ने। अब दोनों बच्चे अंजलि के साथ जाएंगे दिल्ली। स्वास्तिका कागज फिर से लेते हुए कहती है, मैं ये नहीं होने दूंगा। कहकर वो तेजी से पार्किंग की तरफ भागता है। स्वास्तिका और विवान बस देखते रह जाते हैं। स्वास्तिका विवान को लेकर अंदर जाती है। गौतम गाड़ी तेज भगाता है। वो रिया को कॉल करता है जिसकी गाड़ी गौतम से कुछ दूर आगे ही है, लेकिन वो गुस्से में उसका फोन रिसीव नहीं करती। रिया की गाड़ी घर आकर रुकती है। लता देवी और रिया दोनों बाहर निकलते हैं। रिया कमरे में चली जाती है और लता देवी अपने कमरे में। उसके तुरंत बाद गौतम की गाड़ी आकर रुकती है। वो गुस्से से दमदमाता हुआ अंदर घुसता है। अंदर हॉल में पहुंचते ही वो तेज आवाज में रिया को चिल्लाने लगता है। लता देवी बाहर निकल कर आती है। क्या हुआ बेटा? वो पूछती है। गौतम कोई जवाब नहीं देता और रिया का नाम उसी तरह चिल्लाते हुए कमरे तक आ जाता है। वो कमरे का दरवाजा गुस्से में खोलता हुआ अंदर घुसता है। रिया भी अनजान है कि ये गौतम को अचानक क्या हुआ। उसे तो लगा था कि वो उसे मनाने आया हुआ है। तुम्हें फोन पर फोन किए जा रहा हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रही थी? वो चिल्ला कर पूछता है। साइलेंट पे रहा होगा, लेकिन तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? वो भी डर जाती है। अंजलि के पास मेरे दस्तखत किए हुए पेपर्स कैसे पहुंचे? ये सवाल सुनते ही रिया को याद आता है कि ये बड़ा मसला भी तो अभी उसे हल करना था। जवाब तो रिया। गौतम का पारा चढ़ता जाता है, लेकिन रिया भी शैतान का दिमाग रखती थी। उसने इस समस्या का हल भी पहले ही सोचा हुआ था, जिससे वो भी बच निकलती और अंजलि गौतम की नजर में और भी गिर जाती। रिया ने अपने नकली आंसू बहाने शुरू किए और एक नाम लिया। उस अंजलि की वजह से। गौतम हैरत में पड़ गया। क्या मतलब? रिया ने रोने का अपना अभिनय जारी रखा और आगे बोली, तुम नहीं जानते कि शादी के पहले उससे आकर मुझसे क्या क्या नहीं कहा है। वंश और विवान का वास्ता दिया, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया। कहने लगी कि विवान अब वंश को भाई मान चुका है तो उसके बिना नहीं रह पाएगा। अगर ऐसे में उसे कुछ हुआ तो इन सब की जिम्मेदार मैं होंगी। क्या ऐसा कहा उसने? गौतम को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन रिया उसे लपेटे में लेना खूब जानती थी। हाँ, उसने मुझे हमारे रिश्ते का वास्ता दिया। कहने लगी कि अगर विवान से नहीं मिला तो वो विवान को कुछ ऐसा करेगी कि फिर विवान किसी और का नहीं रहेगा। और भी न जाने कितना कुछ उल्टा सीधा कहा उसने। मैं डर गई थी और मैंने सोचा विवान को कुछ हो, इससे अच्छा मैं विवान इसी को दे देती हूँ। मैंने अपने बच्चे का भला सोच के पूरा किया क्या? कहती हुई
वो गौतम के पास आती जाती है और उसके सीने से लग जाती है। गौतम उसकी बातों में आ जाता है। वो भी उलझन में पड़ा हुआ कुछ नहीं कह पाता है। यकीन नहीं होता कि उसने ऐसा किया। रिया अपने पत्ते फेंकती जाती है। हाँ, ऐसा ही है। और तुम हो कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे से दूर करने वाली के चक्कर में मुझे चिल्लाने लगते हो, हमारी सुहागरात खराब करने में लगे हो। उसकी ये बात सुन गौतम खुद अपराध बोध की भावना से घिरा हुआ महसूस करने लगता है। उधर रिया के चेहरे पर शैतानी मुस्कान दोबारा खिल जाती है। दरवाजे के पास खड़ी लता देवी ये सब सुनती है। उसे अंजलि पर गुस्सा आता है, लेकिन रिया और गौतम के बीच बात बनती देख वो वहां से चुपचाप निकल जाती है। गौतम अब अंजलि से कुछ गुस्सा दिखाई देता है। रिया फिर से उसके मन में अंजलि के लिए जहर भरने में कामयाब हो जाती है। गौतम रिया को प्यार से बिस्तर पर बिठाता है। अपने पैंट की जेब से रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछता है। ऐसा नहीं होगा रिया, मैं विवान को इस तरह हाथ से नहीं जाने दे सकता। वो बेटा है मेरा और वंश भी। अंजलि जब तक अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है तभी तक मैं चुप हूँ। वो दृढ़ता से कहता है और रिया को आराम करने की कहकर उसे बिस्तर में सुला देता है। रिया का मन तो इस वक्त कुछ और ही करने का होता है, लेकिन इस वक्त उसे जो भी मिल रहा होता है वो उसी में संतोष कर लेती है। गौतम कमरे से बाहर जाता है और रिया लेटी हुई एक बार खुलकर हंसती है। गौतम के दिल में कभी तुम्हारे लिए सॉफ्ट स्पॉट नहीं आने दूंगी दीदी। दूसरी तरफ अगला दिन होता है। अंजलि अब होश में आ चुकी थी और ठीक महसूस कर रही थी। डॉक्टर उसे उसकी हालत से अवगत करा चुका होता है, जो उसने बाकियों को बताई होती है। महालक्ष्मी देवी उसे पौष्टिक कुछ खिला रही थी। बच्चों के चेहरे पर राहत थी। अंजलि पिछली रात की बात पूछती है तो स्वास्थ्य उसे बताती है कि किस तरह गौतम उसे तुरंत लेकर आया और वो कितनी चिंता में था उसे लेकर। वो साथ ही रिया के दिए पेपर भी उसे देती है। अंजलि ये देखते ही खुश हो जाती है। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अब हमारे पास यहाँ एक और भी दिन रुकने की कोई वजह नहीं है। अंजलि कहती है और अपने दोनों बच्चों के बालों को छेड़ती है। महालक्ष्मी देवी भी खुश हैं, लेकिन दोनों बच्चे अभी भी नहीं जानते कि उन्हें क्या महसूस करना चाहिए। मैं कब जा सकती हूँ? वो स्वास्तिका से पूछती है। डॉक्टर के अनुसार तो अभी, लेकिन मैं कह रही थी कि थोड़ा आराम कर लूं। अंजलि इस बात से सीधे इनकार कर देती है। वो खुद को स्वस्थ महसूस करती है, इसलिए तुरंत ही वहां से जाने का फैसला ले लेती है। अब आप अपने नए घर जाओगे, बहुत मजा आएगा। अंजलि विवान के गाल को पुचकारते हुए कहती है। विवान एक हल्की सी मुस्कुराहट देता है। अंजलि के कहे अनुसार वो डॉक्टर की परमिशन लेकर तुरंत वहां से डिस्चार्ज होती है। हालांकि डॉक्टर उसे कुछ दिन शहर में ही आराम करने की हिदायत देता है, लेकिन अंजलि घर आते ही दिल्ली जाने की बात कर देती है। मैं भी चाहती हूँ कि तुम वापस जाओ इस जगह से दूर, लेकिन तुम्हारी तबीयत। महालक्ष्मी देवी अपनी चिंता व्यक्त करती है। तबीयत को कुछ नहीं हुआ माँ, देखा ना आपने। और वैसे भी दिल्ली में कमी है क्या हॉस्पिटल्स की? महालक्ष्मी देवी अंजलि को देखकर समझ जाती है कि उसे इस बार कोई मना नहीं पाएगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अंजलि सामान बांधने में लग जाती है। स्वास्तिका भी अपना सामान पैक करती है। अंजलि इस दौरान कमरे में इधर उधर चलने लग जाती है। अचानक ही उसे फिर से उसी तरह महसूस होने लगता है। सामने धुंधला सा दिखाई देने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो स्थिर हो जाती है। क्या हुआ अंजलि, रुक क्यों गई? स्वास्तिका अंजलि से पूछती है। पता नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो आधी बात कहती है और उसी वक्त फर्श पर गिर जाती है। स्वास्तिका और बाकी चीखते हुए उस तक पहुंचते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं। स्वास्तिका तुरंत गौतम को फोन मिलाती है। गौतम इस वक्त कार में होता है और इन सब से बेखबर अस्पताल की ओर विवान को लेने जा रहा होता है। उसे उसी वक्त स्वास्तिका का कॉल आता है। वो उठाता है और दूसरी तरफ से स्वास्तिका की बात सुनकर वो फिर से परेशान हो जाता है। वो गाड़ी तुरंत अंजलि के होटल की ओर घुमाता है। गौतम कुछ ही देर में वहां पहुंच चुका है। वो अंजलि को उठाता है और कार तक लेकर आता है।
वहां से शुरू हुई गौतम की गाड़ी सीधा अस्पताल में आकर रुकती है। गौतम के चेहरे पर अंजलि के लिए बीते रात वाला गुस्सा गायब हो चुका होता है और वो फिर से परेशान दिखता है। अंजलि को फिर से एडमिट करवाया जाता है। डॉक्टर फिर से उसका चेकअप करते हैं। अब परिवार की परेशानी और बढ़ चुकी है क्योंकि ये दोबारा हुआ था। गौतम भी अब और चिंता में दिख रहा होता है। अंजलि को इंजेक्शन लगाकर आराम करता छोड़ डॉक्टर अपने केबिन में जाता है और गौतम को बुलाता है। महालक्ष्मी देवी बच्चों के साथ वहीं अंजलि के पास रुक जाती हैं। स्वास्तिका और गौतम एक साथ केबिन में बैठे होते हैं और डॉक्टर के बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसे कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका पता नहीं चल पा रहा है। ये कोई वायरस या जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन ये तय है कि ये कुछ बहुत सीरियस कंडीशन है। ये सुनते ही गौतम और स्वास्तिका दोनों एक दूसरे को डर और चिंता भरी नजरों से देखने लगते हैं।